मराठी भाषा में मूक नायक समाचार पत्र की प्रकाशित करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जनसंचार की गति दी थी, पर यह गति भाषा के आधार पर सीमित थी। वर्ष 1922 में दिल्ली में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, तब स्वामी अच्युतानंद जी ने लाखों लोगों को एकत्र करके उनका स्वागत किया। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तब स्वामी अच्युतानंद हरिहर व महाशय भिक्खूलाल जी की जोड़ी जन जागृति का काम कर रही थी। महाशय भिक्खूलाल जी के पुत्र एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी हैं। ये 50 सालों से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की सूझबूझ रखने वाले मदन जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आएं और पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों से साझा करें। आदरणीय एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं जो आलेख मैंने लिखा है वो आपके सामने रखता हूँ। मराठी भाषा में मूक नायक समाचार पत्र की प्रकाशित करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जनसंचार की गति दी थी, पर यह गति भाषा के आधार पर सीमित थी। वर्ष 1922 में दिल्ली में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, तब स्वामी अच्युतानंद जी ने लाखों लोगों को एकत्र करके उनका स्वागत किया। वहीं भारत के मूल निवासियों की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें तत्कालीन भारतीय राजनीति में दलितों की ओर से किया गया प्रयास मील का पत्थर था। आदि हिंदू आंदोलन का केंद्र कानपुर को बनाया तथा यहीं से वर्ष 1924 में स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने आदि हिंदू मासिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। सही मायने में आदि हिंदू समाचार पत्र आदि हिंदू आंदोलन का मुखपत्र था। यही पत्र पाक्षिक व साप्ताहिक के रूप में पाठकों के बीच स्वामी जी को अंतिम सांस तक पढ़ा जाता रहा। पत्र लाहौर, फिजी, मॉरिशस में भी पढ़ा जाता था। इसी पत्र की एक विशेष बात यह थी कि इसने देश के अन्य प्रांतों को भी प्रभावित किया। समाज निर्माण में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता की स्थापना करना ही आदि हिंदू का मूल उद्देश्य था। स्वामी अच्युतानंद के आंदोलन को इतना अधिक प्रभाव था कि देश में आदि द्रविड़, आदि तमिल, आदि आंध्र, पंजाब में मंगू वालिया साहब, पश्चिमी बंगाल में नमो शूद्र, महाराष्ट्र में आदि हिंदू के रूप में व्यापक रूप में प्रभाव डाला। स्वामी जी के बाद मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने समता समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनके अनुयायियों ने हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट, पत्र पत्रिका एवं स्मारिकाएं प्रकाशित की। माननीय काशीराम जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों को एकत्र करके बहुजन समाज बनाया। इस समाज की जागृति के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने प्रकाशन किया। विभिन्न प्रदेशों के बहुजन समाज के प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं एवं स्मारिकाएं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को गति दे रही थीं। डॉक्टर रूपचंद्र गौतम का कहना है कि वे मेरे लिए जनसंचार की जड़ थी, पर बरगद ना थी। मैंने बहुजन समाज की पत्र पत्रिका एवं स्मारिकाओं को एकत्र करके अम्बेडकर जनसंचार नाम दिया है, जो एक बरगद बनकर शीतलता के साथ चैरिटी की जगह पैरिटी की मांग करता है। यह अम्बेडकर जनसंचार हिंदी के अलावा देश के अन्य भाषाओं में भी पढ़ने को मिलता है। अम्बेडकर जनसंचार का प्रथम भाग परंपरागत जनसंचार के प्रारंभ होता है, आधुनिक जनसंचार की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनसंचार बुद्ध काल में ढिंढोरा पीटने से प्रारंभ होता हुआ गीत संगीत के रूप में आगे बढ़ा। आज अम्बेडकर जनसंचार पत्र लेखन, मूर्तिकला, पुस्तक, हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ऑडियो, वीडियो, नाटक, संगीत, लोक गायन एवं फिल्म तक के विकास यात्रा की बखूबी के साथ पढ़ा जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने में लोक
मार्केट, ग्रीटिंग कार्ड, विवाह के कार्ड, पेन व बिल्ले, पंचशील पट्टिकाएं एवं सजावट की झालरें आदि जो भी शामिल किया जा रहा है और उनकी भूमिका रही है, उसकी जानकारी अम्बेडकर जनसंचार के प्रथम भाग में मिलती है। भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद एवं वामसेट की जो भूमिका रही है उसको भी लेखक ने इसी भाग में स्थान दिया है। भाग का प्रत्येक अध्याय अपने आप में शोध करने का संकेत देता है, जबकि दूसरे भाग की प्रस्तुति में लेखक ने स्वामी अच्युतानंद हरिहर के समाचार पत्र आदि हिंदू से प्रारंभ होते हुए आगरा के प्रकाशित होने वाले प्रज्ञा प्रसाद तक की यात्रा को रेखांकित किया है। इस भाग में उत्तर प्रदेश की अम्बेडकरी पत्रकारिता के इतिहास की कहानी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन की झांकी है। इतना ही नहीं, इसमें 65 पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख मुख्य पृष्ठ के साथ प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 1959 में अम्बेडकर भवन नई दिल्ली से उत्थान नाम के पत्रिका ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। इस खंड की एक विशेषता यह है कि प्रारंभ में ही विद्वान लेखक आदि हिंदू मासिक समाचार पत्र के पूरे अंक को दर्शाया है, जिसे महर्षि विपुलाल जी के संग्रहालय से प्राप्त किया गया है। भाग 3 में प्रकाशित होने तक लेखक को दिल्ली से 77 पत्र पत्रिकाएं मिली, जिनका की उल्लेख मुख्य पृष्ठ के साथ कर पाए हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में जो हिंदी में प्रकाशित हुई पत्र पत्रिकाएं लेखक को मिली, उन सभी के मुख्य पृष्ठों की प्रस्तुति के साथ प्रादेशिक पत्रकारिता के इतिहास को चौथे भाग में स्थान दिया है। कुछ पत्रिकाएं स्मारिकाएं संस्थागत प्रकाशित हुई हैं, कुछ निजी स्तर पर भी प्रकाशित हुई हैं। उनका दृष्टिकोण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाना ही रहा है। ये स्मारिकाएं विशेष अवसरों पर अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। इनमें संस्था की उपलब्धि के साथ महापुरुषों के स्वप्न व संघर्ष की कहानी विशेष रूप से पाठक पढ़ेंगे। संस्थापकों ने स्मारिकाओं को प्रकाशित करके समाज चेतना के लिए निःशुल्क वितरित करते रहे, पर शोधार्थियों ने इन्हें पत्रकारिता के से सदैव अलग ही रखा। साहित्य में ही इनकी गिनती शून्य ही रही, पर डॉक्टर गौतम ने इन्हें एकत्र करके पत्रकारिता के साथ साथ जनसंचार से जोड़कर स्मारिकाओं की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। स्मारिकाओं के इतिहास के साथ 55 स्मारिकाओं के मुख्य प्रश्नों की प्रस्तुति अम्बेडकर जनसंचार के 5वें भाग में पढ़ने को मिलती है। अम्बेडकरी चेतना का ये महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं, बल्कि शोधार्थियों को शोध करने के लिए विवश भी करता है, क्योंकि इनमें कहानी, कविता के अलावा वैचारिक लेखों की भरमार है। छोटे छोटे कस्बों से लेकर के महानगर में से समाचार पत्र पत्रिकाएं स्मारिकाएं प्रकाशित होती रही हैं। उनके कलेवर को देखने से ही अनुसूचित जाति की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चेतना की बढ़ती उतरती सीढ़ियों का स्वरूप दिखाई देने लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार का अनुसूचित जाति के भौतिक वर्ग पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक उनके नाम के इर्द गिर्द ही रखे गए, जैसे भीम पत्रिका, भीम सैनिक, भीम भूमि, अम्बेडकर इन इंडिया, अम्बेडकर टुडे, भीम शक्ति, जय भीम, बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर टुडे, समता शक्ति, भीम वीरता आदि आदि। हिंदी क्षेत्र में भीम पत्रिका का जो योगदान रहा वो एक मील का पत्थर है। इसके संपादक एल.आर. पाली पंजाबी, अंग्रेजी एवं उर्दू, फारसी के विद्वान तो थे ही, पर हिंदी के वे नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिंदी में भीम पत्रिका प्रकाशित की। ये केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ी जा रही है। अम्बेडकरी पत्रकारिता जगत में भीम पत्रिका सबसे लंबी उम्र की पत्रिका है।
भीम पत्रिका सबसे पहले उर्दू, फिर पंजाबी, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी मासिक पत्रिका आश्वस्त का नाम लिया जा सकता है। इसके संस्थापक संपादक डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी जी थे। उनके परिनिर्वाण के बाद कुशलता पूर्वक इसका संपादन डॉक्टर तारा परमार द्वारा किया जा रहा है। कुछ पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक तथागत बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित होकर रखे गए, यानी मध्यम मार्ग, धम्म दर्पण, बुद्धोपदेश, देवानाम प्रियदर्शी अशोक, संघ दर्पण, बुद्ध वाणी, पंचशील भारत, प्रबुद्ध भारत, सिद्धार्थ उपदेश, लॉर्ड बुद्धा, तथागत संदेश आदि आदि। अनुसूचित जाति के इन पत्रकारों पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक उसी तरह से रखे जैसे रिपब्लिकन भारत, रिपब्लिकन इनकलाब, बहुजन संगठक, बहुजन सवेरा, बहुजन युग, बहुजन प्रभात, बहुजन नायक, बहुजनों का बहुजन भारत इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रिकाओं से प्रभावित होकर के समता, जनता, माझी जनता, अभिमुख नायक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई, जो काल के गाल में समा गईं और इतिहास के पन्ने के रूप में सिमट कर रह गईं। इनमें से कुछ आज जीवित हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक इतिहास का निर्माण कर रही हैं। उनको उल्लेख करके विद्वान लेखक ने महती कल्याणकारी कार्य किया है। पुस्तक में छपी सूची से यह स्पष्ट होता है। 19वीं सदी के प्रारंभ से लेकर के जब अनुसूचित जातियों के कार्यक्रम सदैव होते ही रहे हैं, ऐसी बात ही नहीं है कि हमारे समाज के लोगों ने रिपोर्टिंग ना की हो। उन कार्यक्रमों का मुकम्मल दस्तावेज पढ़ने को नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। कार्यक्रमों की कवरेज को लेकर के अम्बेडकर जनसंचार का छठा भाग तैयार किया गया। इसमें डॉक्टर गौतम ने रिपोर्टिंग के इतिहास के अलावा 77 कार्यक्रमों की कवरेजों का स्थान दिया है। ये कवरेजें युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा का तथा शोधार्थियों के लिए संदर्भ का काम करेंगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। 7वें भाग में संपादकों की भाषा और विचार अभिव्यक्ति को स्थान दिया गया। संपादकों की अभिव्यक्ति के रूबरू कराने के लिए डॉक्टर गौतम ने पुराने पत्र पत्रिकाओं की प्रथम संपादकियों को पुस्तक में स्थान दिया है। साक्षात्कारों को भी स्थान दिया है। शोध की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है और शोध आलेख किस प्रकार से लिखा जाता है, इन सब बातों की जानकारी अम्बेडकर जनसंचार के 8वां भाग में उदाहरण के साथ पढ़ी जा सकती है। इसमें 14 शोध की रूपरेखा, 18 शोध आलेखों के अतिरिक्त 9 वैचारिक लेखों को पढ़ने को हमें मिलता है। अम्बेडकर जनसंचार का 9वां भाग 50 अम्बेडकरवादी पत्रकारों के जीवन को दर्शाता है। इसमें ज्योतिबा फुले, स्वामी अच्युतानंद हरिहर, मुंशी हरिप्रसाद टंडा, लक्ष्मी देवी टंडा से लेकर के मनोज अंतानी तक के प्रमुख पत्रकारों के स्थान दिया गया है। मोहनदास नैमिषारय विशेष रूप से अम्बेडकर जनसंचार के सृजनकर्ता बने। व्यवसायिक पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिखने वाले ये पहले पत्रकार हैं जो आज भी मंच पर देखे जा सकते हैं। चंद्रभान प्रसाद एवं डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने दैनिक समाचार पत्रों में कॉलम लिखना प्रारंभ किया। उत्तर भारत में ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा डॉक्टर जयप्रकाश कदम ने कथा के रूप में अम्बेडकर जनसंचार को गति दी। एच.एल. दुसाद ने डाइवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख करके पत्रकारिता जगत में अपनी पहचान ही नहीं बनाई बल्कि एक नई दिशा दी थी। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत पर चलते हुए 50 अम्बेडकरी पत्रकारों की जीवन झांकी को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो निश्चय ही डॉक्टर गौतम को प्रशंसनीय ही नहीं बनाता है बल्कि आदरणीय भी बनाता है। अभी साक्षी गौतम कह रही थी कि मदन जी के यहाँ बहुत बड़ा संग्रह है। अम्बेडकर बुद्ध शोध संस्थान कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के नाम पे हमने एक स्थापित किया है। जिस तरह से
डॉक्टर अंबेडकर जनसंचार के 9 भागों के संग्रह को पढ़ा, उस तरह से अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। समूचे देश में डॉक्टर गौतम का ये पहला प्रयास है। इस संग्रह की जड़ में वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नेमस राय जी ही हैं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस समाज में एक ऐसा इतिहास, अध्येता एवं पत्रकार तैयार किया जिसने एक सदी के अंबेडकर जनसंचार को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। जिस पुस्तकालय में ये संग्रह शोधार्थियों, प्रोफेसरों को दिखाई देगा, उन्हें शोध के लिए अवश्य विवश करेगा। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अंबेडकर जनसंचार एक मील का पत्थर है। पत्रकारिता का इतिहास लिखते समय जिन पत्रकारों, संपादकों ने दलित पत्रकारिता को स्थान दिया, उचित देना समझा नहीं था, आज वे सोचने पे भी मजबूर हैं। ऐसी सुंदर कलेवर की पुस्तक अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखी है, किसी दलित लेखक की ना देखी है और ना पढ़ी है। पुस्तक में कागज छपाई उच्च कोटि के है। प्रत्येक भाग 250 से अधिक पृष्ठों के हैं। सभी खंडों की कीमत 11,000 रुपए है। छपाई से लेकर मुख्य प्रश्न तक सभी भाग पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर कीमत को देखकर पाठक पीछे जरूर हटेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण के लिए छोटे से छोटे दस्तावेज को एकत्र करके किताब का आकार देना, वो भी 9 भागों में, सचमुच ही डॉक्टर गौतम का अद्भुत प्रयास है। पाठक इसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं इस तरीके से डॉक्टर गौतम को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी उनको बधाई देता हूँ कि वो इस तरह की उनकी लेखनी और भी इतिहास के पन्नों को खोलती रहेगी। आगे आने वाले समय में तरह तरह की आप खुद देखेंगे। उन्होंने, जैसे मैंने जिक्र किया, लॉकेट से लेकर के ये ग्रीटिंग कार्ड्स तक हैं, वो शायद उनके मन में हो या ना हो, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब चीजों से, जिससे जनसंचार बढ़ा है, सोशल मीडिया बढ़ा है, उन चीजों को पेन के अंदर बाबा साहब का, बुद्ध का जिस तरीके से लगा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल के अंदर जिस तरीके से है, अल्फाबेट को लेकर के जो पॉम्पलेट्स छपते हैं, जिस तरीके से चार्ट बने हुए हैं, उनके ऊपर भी कोई खंड आएगा, ऐसी मेरी आशा है। और आशा है कि डॉक्टर गौतम की लेखनी ऐसे बढ़ती जाएगी। आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मैंने सर्वप्रथम पहले मुझे अध्यक्षता करते हुए माननीय जयश्याम साहब का हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। मंचस्थ मेरे भाई नेमिस राय सर का मुझे अभिनंदन करना चाहिए था। मेरे 50 साल के पूर्व जिनसे मेरी पहले बहुत ही मुलाकात थी, प्रोफेसर जोशी साहब को, और अलवर से आए हुए जो मनीष जी वर्मा जी हैं, साथ में और बैठे हुए हमारे जो प्रदीप अम्बेडकर जी हैं, ऐसे लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। स्वागत के साथ मैं इन शब्दों के साथ आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे सामने बैठे हैं। पूज्य भंते जी, इनके जो बड़े भंते जी थे, उनसे जो क्या हमारे संबंध थे वो अलग है। आप सबके बीच में जो इस तरीके आप अगर नहीं आए होते तो शायद ये विमोचन का कार्यक्रम भी उतना सफल नहीं होता। खासतौर से प्रकाशक महोदय को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इतना सुंदर कागज, मोटा आकर्षक रूप दिया है, वे बधाई के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपके बीच से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।